हेलो, वेलकम टू होम साइंस दर्पण। आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। हम क्लास 11 की एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर 5 है और चैप्टर का नेम है कपड़े हमारे आसपास, यानी कि टेक्सटाइल से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। ठीक है, टेक्सटाइल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि कपड़े की जो विविधता है उस पर चर्चा करेंगे। जो हमारे पास कपड़े हैं कितने तरह के हैं, कॉटन है, लिनन है, वूल है, और भी किस तरह के फैब्रिक हैं उनके बारे में देखेंगे। वो बनते कैसे हैं इस क्रम को देखेंगे। चारों ओर जो हमारे कपड़े हैं, जो हमें उसका वर्गीकरण है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूत और कपड़ा निर्माण, यानी कि रेशे से जो हमारा फैब्रिक बना है, रेशे से धागा, धागे के बाद ये जो क्रम चलता चला गया और जो हमें फैब्रिक मिला है, तो कितनी स्टेजेस से होकर गुजरा है इसको देखेंगे हम। फैब्रिक, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि कपड़े के प्रत्येक समूह की विशेषता बताने का ज्ञान। मान लीजिए एग्जांपल फॉर हमारे पास कॉटन है, वो कहाँ से मिला हमें, उसकी हार्वेस्टिंग कैसी हुई, किस प्रोसेस से गुजरा, किस तरह की फिनिशेस से गुजरा है, किस तरह की उस पर डाई होती है, एसिड होती है, बेस होती है, उसके बाद में वो किस मौसम का है, किस तरह का है, उसकी कितनी वैरायटी, ये हम सब देखेंगे इसके अंदर। ठीक है। विशिष्ट उपयोग हेतु वस्त्र उत्पादक को सोच समझकर चयन करने का ज्ञान। मतलब हमें जब हम फैब्रिक ले रहे हैं, कोई भी कपड़ा जब हम खरीद रहे हैं, तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि वो किस तरह का फैब्रिक है, किस मौसम में पहना जाएगा, किस ओकेजन पे पहना जाएगा। तो इन सब का ज्ञान हमें होना जरूरी हो जाता है, यही यहाँ बताया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। कपड़े हमारे चारों ओर हैं, हमारे जीवन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग है। अगर देखा जाए तो रोटी, कपड़ा और क्या, हमारा मकान यानी कि आवास। ठीक है, तो ये बेसिक नीड्स है हमारी, और उसमें आज हम पढ़ रहे हैं कपड़ा। ठीक है, तो कपड़ा जो है आराम और ऊष्मा प्रदान करते हैं। इसमें विभिन्न रंग होते हैं, सजावट होते हैं, शैलियां होती हैं, बुनावट होता है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट इसमें चीजें हैं, क्या है इनकी क्वालिटी, के रंग है, उनका सजावट है, शैलियां है, बुनावट है। किसी एक दिन के कार्यकलाप के बारे में सोचेंगे और याद करेंगे कि स्पर्श आपको कैसा लगता है। कि मान लो किस फाइबर को हमने छुआ, उसे टच किया, तो हमें कैसा मालूम हो रहा है। कॉटन का लेंगे तो हमें ठंडक का एहसास होगा, सिल्क लेंगे तो थोड़ा उसमें हमें लगेगा कि हाँ ये वूल है, वूल हमें गर्म है। ठीक है, तो बिस्तर से उठने पर आपके चादर, तकिए, लिहाफ, कपड़े, आपके स्कूल की ड्रेस, आपके ऑफिस के कपड़े, नहाने का टॉवल, जो नहाने का टॉवल है वो सब क्या है, ये सब कपड़ा ही तो है। लेकिन अपना एक ही अलग अलग ग्रुप रखते हैं कि हाँ टॉवल के लिए हम कौन सी बुनाई लेंगे, किस तरह का फाइबर होना चाहिए, किस तरह का फैब्रिक होना चाहिए। ठीक है, तो क्या कि एक नरम और सोखता कपड़ा होता है, क्या टॉवल जो होती है। ठीक है, स्कूल की ड्रेस पहनते हैं, ये एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है। आप यूनिफॉर्म देखेंगे बच्चों की अलग है। ठीक है, इस ऑफिस में हम अलग लेंगे। ठीक है, जिस स्कूल का बैग में आप अपनी किताबें व अन्य वस्तु रखते हैं, वो भी कपड़ा है, वो भी हमारा फैब्रिक ही होता है। ठीक है, वो भी का फैब्रिक से बना होता है, लेकिन इसकी जो बनावट है ना वो अलग होती है। वह अलग तरह से बुना होता है, सख्त होता है, खुरदरा होता है और वाटर प्रूफ उसके अंदर जो है परिसज्जा की जाती है। ठीक है, जब हम आगे परिसज्जाएं पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि कितने डिफरेंट डिफरेंट तरह की फिनिशेस होती हैं। हर जगह हर कपड़े के लिए अलग अलग फिनिशेस की जाती है। लेकिन भार उठाने के लिए हमें काफी मजबूत चाहिए। आप अपना घर देखेंगे, लगभग सभी स्थानों पर कपड़े मिलेंगे, चाहे वो हमें पर्दे के मिले, किचन के डस्टर के मिले, हमारे कपड़ों के तौर पे मिले, बेडशीट के, टॉवल के, जो हमारे फूड पैड्स हैं इवन। ठीक है, वो जो बने होते हैं मोटे, ठीक है, वो भी कारपेट्स हैं। ये सब चीज क्या है, हमारे कपड़ा ही है चारों तरफ। कपड़े वजन मोटाई में विभिन्न प्रकार के होते हैं,
तथा उनके चयन का संबंध उनके उपयोग के अनुसार हम करते हैं। हम किचन में, हमें जैसे एग्जाम्पल फॉर हम किचन में काम कर रहे हैं तो हमें किस तरह का कपड़ा चाहिए, हमें इस तरह का चाहिए कॉटन का हो। कोई चीज हमारे काउंटर पे गिर गई है तो उसको जल्दी से सोखने की उसके अंदर क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, और कॉटन का कपड़ा सबसे अच्छा माना जाता है किचन के लिए। ठीक, हाथ में कोई विशेष प्रकार का कपड़ा लेकर उसे खोलेंगे तो आप अधिकांश उसमें धागों जैसी संरचनाएं निकलते दिखेंगी जो एक दूसरे के समकोण व अंतर ग्रथित आपस में गुथे होते हैं, मतलब वो आपस में गुथे हुए होते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर ऊनी कार्डिगन और टी शर्ट में होता है, इसकी गांठ बंधी हुई होती है जैसे जाल तथा लेस होती है। देखिए जिस तरह से दिख रहा है, देखिए ये मैं पेन ले लेती हूँ, देखिए ये फिर ये फिर इस तरह से आ रहा है, ये फिर ये बास्केट बुनाई की तरह है, ठीक है। जब हम बुनाई पढ़ेंगे कि प्लेन बास्केट, ठीक है, उसमें पाइल बुनाई सभी तरह की हमें पढ़नी है। इसकी गांठ बंधी हुई होती है जैसे जाल तथा लेस में होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसे ही हम सूत कहते हैं। अगर आप सूत को खोलने का प्रयास करते हैं तो आप छोटे और स्पष्ट पतले धागों जैसी संरचना जो है वो हमें दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहेंगे, रेशे होते हैं। ये रेशे सभी वस्त्र की क्या है, मूल इकाई है। क्या है ये, मूल इकाई है। तो ये हमारी क्या है, वस्त्र की मूल इकाई है। ठीक, रेशे, सूत और कपड़ा इन सभी वस्तुओं को वस्त्र उत्पाद अथवा वस्त्र कहा जाता है। एक बार तैयार होने के बाद आगे कई बार कपड़ों में क्या होता है, संसाधित किया जाता है। संसाधित करने से कपड़े की बनावट में सुधार आता है। सफाई, चमकना, रंग करना यानी कि फिनिशेस का पार्ट है। अथवा ये कपड़े को क्या करता है, अधिक चमकीला बनाता है और स्पर्श से इसकी गुणवत्ता क्या है ना, बढ़ा देता है। क्या जब हम इसको टच करेंगे तो क्या होगा, ये उसकी क्वालिटी को इनहेंस कर देगा, उसको टिकाऊ भी बनाएगा। तो इसे ही हम फिनिशेस कहते हैं। आजकल बाजार में कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं और अलग अलग उपयोगिता के आधार पर मौजूद हैं। प्रयोग किए जाने वाले कपड़ा कैसा है, इनका अनुरक्षण कैसे किया जाए, मतलब इनको हम किस तरह से संभाल के रखें। जैसे जी क्या होता है कि जो बनारसी और सिल्क की साड़ी होती है, जो कपड़े होते हैं, तो उनको बड़ा संभाल के रखा जाता है। उनको क्या हम विशेष प्रकार की धुलाई करते हैं, हम उनको ड्राई क्लीन करते हैं, उनको घर पे नहीं करते, हालांकि घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम तो टेक्सटाइल पढ़ते हैं, आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ड्राई क्लीन कराई जाती है, उसको बड़ा संभाल कर एक पेपर में रखा जाता है, फिर एक बैग में रखा जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपनी एक्स्ट्रा केयर मांगते हैं। यही बताया गया है यहाँ पे कि केयर से जितना आप रखोगे वो उसकी लाइफ उतनी होती है। अगर हम देखें तो मम्मी लोग की ना कपड़े भाई दिखाती हैं कि देखो ये हमारी शादी के हैं, इस तरह से हैं, काफी पुराने पुराने कपड़े होते हैं जो आज भी ऐसे ही है क्योंकि उनकी केयर से हमने उनको रखा है। रेशा, सूत, कपड़ा परिष्करण जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर है। अब क्या है, नेक्स्ट है रेशे के गुण। जो रेशे के गुण है उनकी क्वालिटीज के बारे में देखते हैं कि रेशे के गुण कपड़े के गुणों को निर्धारित करता है। ठीक है, जो हमारी रेशे की क्वालिटी है वो क्या होगा, वही उसी से हमारा कपड़ा बनना है। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो सब कुछ बन के आएगा वो हमारे रेशे पे डिपेंड करता है। रेशा क्या है, महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है, उसे भारी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए और किफायती भी होना चाहिए। सबसे अनिवार्य गुण यह है कि कताई योग्य होना। इसको सूत और कपड़े में सरलता से परिवर्तित वाली अनिवार्यता विशेषता है, जैसे लंबाई है उसकी मजबूती है, उसकी नम्यता है, रेशे के ऊपर की बनावट है, जो उपभोक्ता है उसको संतोष की दृष्टि से रंग उसमें कैसा करा गया है, चमक, भार, आर्द्रता, डाई, अवशोषण, लोच, गुण इसमें वांछनीय होते हैं। कपड़े की देखभाल, अनुसरण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे अपघर्षण, जो रगड़ है, रगड़ लग जाती है, प्रतिरोधक क्षमता, रासायनिक, साबुन, डिटर्जेंट, मतलब किसमें कुल मिलाकर के बात ही की गई है कि हम जो उपभोक्ता ले रहा है कि हम उसकी लंबाई भी देखेंगे, हम उसका कलर भी देखेंगे, उसकी बनावट भी देखेंगे, उसमें किस तरह की चमक है, ठीक है। उसके देखभाल के लिए कि अगर हम उसको पहन रहे हैं तो उसमें अगर कहीं पर अपघर्षण के बारे में जो बताया गया है कि रगड़ लग जाती, किस तरह का है वो, किस तरह से रहेगा, कौन सा उसका डिटर्जेंट यूज होगा, किस तरह का साबुन यूज होगा, अगर कुछ किसी पे स्पॉट लग गया है तो हम किस चीज का, किस फाइबर पे, किस फैब्रिक पे, किस चीज का हम यूज करेंगे।
ठीक है, तो यहाँ सभी बातें कही गई हैं। अब आ जाते हैं वस्त्रों का वर्गीकरण, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वस्त्रों को उनके उद्भव के आधार पर, जैसे प्राकृतिक है, मानव निर्मित है, ठीक है, और सामान्यतः जो रासायनिक है उसके आधार पर करेंगे हम। ठीक है, जैसे सेलुलोजिक है, प्रोटीन है, सिंथेटिक है, और जातिगत के आधार पर करेंगे तो जंतु से, ठीक है, यानी कि सिल्क जो कि हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, उसके बाद में वूल जो कि हमें भेड़, बकरी, खरगोश, ठीक है, ऊंट, इससे मिलता है। सामान्य ट्रेड के नाम के आधार पर, जैसे पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर, टेरिलिन, डेक्रॉन, ये कितना आ गया हमारा, जो हमारे बिल्कुल ये मैनमेड फाइबर्स है। ठीक है, वर्गीकृत किया जाता है इसे कम लंबाई वाले, जैसे कपास के तंतु 1.5 से 2.5 इंच के आसपास होती है इनकी लंबाई। रेशम है, रेशम के बारे में एक ऐसा सेक्शन है कि ये फिलामेंट में होता है प्राकृतिक जगत में, बाकी मेनमेड तो हम फाइबर बनाते ही हैं फिलामेंट में, लेकिन रेशम के बारे में यही है। पॉलिस्टर आदि ये सब इसके बारे में बताया गया है। अब प्राकृतिक में देख लेते हैं। अब प्राकृतिक रूप में क्या है, सेलुलोजिक है। सबसे पहले हमें सेलुलोजिक मिलता है, ठीक, सीड हेयर्स, बास्ट रेशा, लीफ, नट, ठीक है, तो सीड में हमें यानी कि बीज वाले, सीड की बात क्या कर रहे हैं, बीज वाला कपोक और कॉटन। इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, का से कपोक और का से ही हमारा कॉटन बनेगा, तो ऐसे याद रख लेना है, बीज वाला। उसके बाद बास्ट यानी कि कौन सा है, फ्लैक्स का पौधा, हेम्प है और जूट है। ठीक है, जब हम लिनेन बनाते हैं तो हमें क्या होता है, रेटिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है इसकी प्रोसेस में, वो भी हम 4 तरह से करते हैं रेटिंग प्रोसेस। ठीक है, इसके बाद लीफ, अनानास और सीसल का। नेक्स्ट आ जाता है नट यानी के कौन सा, कायर यानी कि नारियल का। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन रेशे। प्रोटीन रेशे एक हमें मिल जाता है यहाँ पे वूल, ठीक है, दूसरा मिल जाता है हमें रेशम, जो कि मैंने अभी आपको बताया है। हम इनको डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे, अभी हम इस चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, खनिज रेशे एस्बेस्ट है, ठीक है, प्राकृतिक रबर है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ आ गया इसका वर्गीकरण। अब आ जाते हैं विनिर्मित रेशे। इन अन्य अध्यायों में इन्हें मानव निर्मित रेशे भी कहा जाता है। मैनमेड फाइबर के बारे में बात हो रही है। अधिकतर क्या होता है कि कपास के फूल और बीज से रेशे चिपके रहते हैं, और अत्यधिक लंबे वाले जो भेड़ है देखी होंगी। आप ये सोचेंगे कि सूत से कपड़ा निर्माण, इसका उपयोग कैसे किया जाता है, फिर भी इसका समझना कठिन है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर कैसे तैयार होंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो पहला कैसा है, रेयान बना था वाणिज्यिक रूप से 1895 में निर्मित किया गया, जबकि अन्य रेशे जो है वो 20वीं सदी में तैयार किए गए। देखिए, एक तो मैजिक फाइबर है, ठीक है, आप बताइए जादुई रेशा कौन सा है, नंबर 1, और दूसरा जो है आर्टिफिशियल सिल्क है। देखिए, मैं आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछ रही हूँ कि जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग इस बार फॉर्म डालेंगे जिनकी बिल्कुल बेसिक से तैयारी करेंगे तो उनको ये पता होना चाहिए। ठीक है, रेशम जैसे कोई रेशा बनाने के लिए मानवीय इच्छा से सभ्यता क्या है, रेशा बनाने की संकल्पना उत्पन्न हुई। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि रेशम का कीड़ा जो शहतूत के पत्ते खाता है, ठीक है, जो शहतूत के पत्ते खाता है उन्हें पचाता है, और उसके जो आगे नोजल होते हैं ना, उसमें से एक छिद्र में से तरल पदार्थ निकलता है, वही कोकून, वही फिलामेंट के रूप में हमें रेशम मिलता है। ठीक है, इस प्रकार सेलुलोज पदार्थ पाचन से रेशम जैसे कुछ निर्मित करना संभव हो पाया। अतः काफी लंबे समय तक रेयान और कृत्रिम रेशम अथवा केवल आर्ट रेशम कहा जाता था। ठीक है, गैर तंतुमय सामग्री तंतुमय प्रकार से बदलकर पहले से विनिर्मित होने वाले रेशों से बनाया जाता है। जैसे सेलुलोजिक पदार्थ है, जिसमें हम क्या होगा, कागज की लुगदी लेते हैं और सेलुलोज का पदार्थ लेते हैं, कपास के अपशिष्ट लेते हैं, लकड़ी की लुगदी लेते हैं। देखिए यहाँ ये मेंशन है। ठीक, दूसरी कोटि की रेशे में पूरी तरह से रासायनिकों का हम क्या है उसमें प्रयोग करेंगे, उसके साथ मिक्स करके कच्चे माल के चाहे कुछ भी हो तंतुमय रूप से प्रक्रिया दी जाती है। अब ठोस कच्चे माल को विशिष्ट एक तरल बना के उसको रासायनिक क्रिया और विलयन के ताप के साथ एक टेम्परेचर के साथ अनुप्रयोग अथवा मिश्रण के कारण से हो सकता है, और इसी घोल को स्पिनरेट के माध्यम से, देखिए ये है, तभी तो हमें फिलामेंट की तरह फाइबर मिलेगा।
ठीक है, इस घोल को स्पिनिनेट से बहुत छोटे छोटे छिद्रों वाली सीरीज वाले एक छोटे थ्रिम्बल आकार के चंचू से ऐसे स्थान में डाला जाता है जिससे एक ठोस हो जाता है और पतले तंतुओं के रूप में जमा हो जाता है। फिर तना जाता है ना, ताने हो जाते हैं, फिर इसको पुनः संसाधित किया जाता है। तो ये इसकी प्रोसीजर जो मैनमेड फाइबर के बारे में बताया गया है। ठीक है, मैनमेड सेल्यूलोजिक रेशा रेयॉन है जो हमारा बना हुआ है। उसके बाद क्लोपोमोनियम है, विस्कस है, अति आर्द्र और मॉड्यूल्स है। फिर आ जाता है अशोधित सेलुलोजिक एसिटेट, सेकेंडरी एसिटेट और ट्राई एसिटेट। देखिए यहाँ तो ना हमने इसमें सेलुलोज मिक्स किया है। ठीक, प्रोटीन रेशे में अजलान, गैर सेलुलोजिक में सिंथेटिक रेशे कौन से, जो इसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई हमने सेलुलोज का यूज नहीं किया गया है, जो बिल्कुल मैनमेड है। सबसे पहले क्या, नाइलॉन जिसे हम मैजिक फाइबर कहते हैं, पॉलिस्टर है, ठीक है, एक्रिलिक है, मोडो एक्रिलिक है, स्पेंडेक्स है जिससे जो खिलाड़ी होते हैं इनके कपड़े बनते हैं, और रबर है। ठीक, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट खनिज रेशे, ग्लास, फाइबर ग्लास, मेटेलिक, ल्यूरेक्स, ये खनिज रेशे के बारे में है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पर सूत। सूत क्या है कि सर्जिकल कॉटन, तकिए, रजाइयों में भरने के लिए, मैट्रेस और कुशन के लिए वस्त्र जैसे उत्पादकों को छोड़कर रेशे के रूप में वस्त्रों का उपयोग हमेशा उपभोक्ता उत्पादकों के लिए नहीं किया जा सकता। रेशे हमारे आसपास उपलब्ध तो हैं, ठीक है, उन्हें बांटने की आवश्यकता होती है। यदि भी कुछ कपड़े जैसे फ्लैट्स हैं, बिना बुने हुए कपड़े हैं, ठीक है, सीधे रेशों से बनाया जाता है, ताप और दाब से सीधा बनाया जाता है ना, लेकिन अधिकांश स्थितियों में रेशे के मध्यम चरण से संसाधित किए जाते हैं जिसे हम सूत कहते हैं। सूत, वस्त्र रेशे, फिलामेंट ऐसी सामग्री जो लंबी लंबी बटों के रूप में परिभाषित करते हैं, लेकिन किस तरह से लंबे लंबे होते हैं, कपड़ा तैयार किया जाता है। अब सूत के बारे में देख लेते हैं कि प्राकृतिक स्टेपल रेशो से सूत को संसाधित करके कताई करते हैं। यदि भी कताई संसाधित करते ही अंतिम चरण है। पहले सामान्यतः युवा अविवाहिता लड़कियां बेहतरीन सूत की कताई करती थी, लेकिन उनकी उंगलियां दक्ष होती थी। इसी संदर्भ में अविवाहिता महिलाओं को स्पिनिस्टर शब्द दिया उद्भव हुआ है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसका नेक्स्ट कि सूत संसाधित करने अर्थात रेशों को सूत परिवर्तित करने के कई चरण। सबसे पहले सफाई है। प्राकृतिक रेशों को सामान्यतः उनके हम क्या कर देंगे, स्रोत के आधार पर, जैसे कपास में से बीज अथवा पत्तियां, ऊन में से टहनियां, जो भी उनकी अशुद्धियां, उनको हटाया जाएगा। रेशे अलग किए जाएंगे। ढीले रेशे को हम अलग करेंगे और लैप्स में परिवर्तित करेंगे। फिर पुनिया बनाना है। देखिए क्रम पूछा जाता है, कॉटन का भी पूछा जाता है, लिनन का भी पूछा जाता है, वूल का भी पूछा जाता है और सिल्क का भी पूछा जाता है। ठीक, लैप्स क्या होता है, खोला जाएगा, जो हम वहां से लेकर आए हार्वेस्टिंग करके। अब क्या होगा कि पुनिया बनाकर आई थी, उनको खोला जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्डिंग कहते हैं, धुलना कहते हैं, कॉम्बिंग झाड़न कहते हैं, उनको कॉम्बिंग करना, एक सार करना। जैसे एग्जाम्पल फॉर, ये हमारे पास एक कोई कंघी मान लीजिए, इस तरह से जैसे हम कॉम्ब करते हैं ना, उसमें इस तरह से हम ये लगा देते हैं, जैसे कॉम्ब में लगा हुआ होता है ना, तो ये क्या है कि उसको कॉम्बिंग करेंगे। इस प्रक्रिया बालों में कंघी करने जैसा होता है ना, ब्रश जैसा। कार्डिंग से में रेशों को अलग अलग किया जाता है और सीधा एक दूसरे के समानांतर किया जाता है। ठीक है, इनको समानांतर किया जाता है। बेहतरीन कपड़े के लिए लैप्स की धुनाई के बाद उनको कॉम्बिंग की जाती है। इस प्रक्रिया से क्या होता है कि अशुद्धियां हैं वो अलग हो जाती हैं, है ना, और फिर इन्हें पुनियों की सहायता मिलती है। पुनिया खुले रेशों को रस्सी के जैसे ढेर होते हैं ना, उन जिसका व्यास 2 से 4 सेंटीमीटर होता है। फिर आ जाता है तनुकरण, तानना और बटना। अब चूंकि रेशों की लंबे तंतुओं में परिवर्तन हो गए हैं, हमें ये रेशे हमें मिल गए हैं सीधे सीधे। अब क्या होगा, अपेक्षित आकार में बदलने जाने की आवश्यकता होगी और इसे तनुकरण ही कहा जाता है। क्या होगा, इसे ही हम तनुकरण कहते हैं। समरूपता के लिए कई पोनियों को जोड़ा जाता है, पोनियों को धीरे धीरे तना जाता है। ठीक है, लंबी और बेहतर हो जाए। मिश्रित सूत जैसे कॉटवूल, कॉटन के साथ थोड़ा वूल,
इसे ही हम मिश्रित कहते हैं, की आवश्यकता होती है। इस चरण में विभिन्न देशों की पुनिया एक साथ जोड़ा जाता है। परिणाम क्या होता है? प्राप्त होने वाली पुनिया मूल रूप से पुनी क्या समान आकार की हो जाती है। अब तानने के पश्चात पुनिया में रोविंग मशीन में डाला जाता है, जहां से इसे तब तक तनु किया जाता है जब तक कि मूल व्यास इसका 1/4 और 1/8 की माप का नहीं हो जाता। देशों को जोड़ रखने के लिए इन्हें बांटा जाता है। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। अब कटा हुआ जो सूत है उसे क्या है? स्पन सूत कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है कि कटे हुए सूत को हम क्या कहते हैं? हम उसे स्पन सूत कहते हैं। जब मिश्रित कपड़ा समिश्रित की आवश्यकता होती है तो टेरिकॉट है, जिसे हम टेरिलीन और सूत से बनाते हैं। टेरी वूल है, जिसमें टेरी के साथ थोड़ा वूल डालते हैं। पॉलीकॉट है, जिसमें रेयन और सूत का यूज हम करते हैं। स्टेपल की लंबाई रेशो की भी आवश्यकता होती है। अब आ जाते हैं सूत की संख्या, सूत की बटे और सूत का धागा। अपने धागों की रीलों को लेबल पर कुछ संख्या है, जैसे 20 है, 30 है, 40 इत्यादि देखी होगी। इसे ध्यान से देखेंगे तो तुलना करेंगे धागा कितना अच्छा है और आपको पता चलेगा अधिक संख्या वाली रील अधिक अच्छी होती है। ठीक है, जैसे जैसे संख्या बढ़ती रहेगी वो कैसी होगी? उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। रेशे के भार और इससे बनाए गए सूत की लंबाई के बीच निश्चित संबंध होता है। इसे सूत संख्या कहते हैं, जो सूत को बाहरी बेहतरी का सूचक होता है। अब सूत की बटे, जब रेशों को सूत में बदला जाता है, क्या है कि रेशे से जब हम सूत बनाते हैं तो रेशे के साथ जोड़ने के लिए बटे बनाई जाती है। ट्विस्ट पर इंच होता है ना, और ट्विस्ट पर इंच बटे हुए को कहा जाता है। ढीले बटे हुए सूत मुलायम होते हैं और अधिक चमकीले होते हैं। जो बटाई के टाइम पे जिन्हें लूज छोड़ा जाता है वो कहते हैं मुलायम होते हैं, चमकीले होते हैं। जबकि कसकर अगर बांधा गया है, जैसे कि जीन्स के लिए होता है, तो लकीरें उसमें होती हैं। सूत और धागा मूल्यतः समान है। सूत शब्द अक्सर कपड़े के विनिर्माण के उपयोग में किया जाता है, जबकि धागा वह उत्पाद है जिसे कपड़ों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अब हमारे पास कपड़े का उत्पादन। बाजार में कई प्रकार के कपड़े मौजूद हैं। तो क्या है उसका बेस? मूल रेशे की मात्रा, कपास, ऊन, सूत के प्रकार, कारण, विभिन्न कपड़े की भिन्नता। आप कपड़े देखेंगे और उनकी क्या है संरचनाओं में अंतर कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमारे सामने कोई कॉटन का कपड़ा रख दिया और सिल्क का रख दिया, वूल का, तो हम उसमें से पहचान सकते हैं कि कौन सा कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है। अब हम चर्चा करेंगे कि जो सीधे रेशे से बनाए जाने वाले कपड़े हैं मुख्यतः वो फ्लैट्स, नमदा और बिना बुने हुए ब्रांडेड फाइबर कहलाते हैं। जो फेल्स होता है ना, नमदा, जिसे आपने देखा होगा, जो कपड़ा कंबल बनता है, जो ब्लैंकेट्स होते हैं मोटे मोटे से एक होते हैं, तो वो उसी विधि से बनाए जाते हैं। कपड़े में धुनाई कॉम्बिंग के बाद रेशे को मैट के रूप बनाए रखते हैं और फिर उसे असंजित किया जाता है। मैट्स किसी प्रकार की मोटाई का और आकार से बनाया जाता है। जैसे कि पहले बताया गया कि अधिकांश कपड़ों का निर्माण मध्यम सूत चरण आवश्यक होता है। कपड़े बनाने के लिए विधियां बुनाई, कुछ हद तक ब्रेडिंग और गांठ लगाना, निटिंग है। ठीक, तो अभी हमारा चैप्टर हो गया है। इसके बाद बुनाई के बाद निटिंग है, उसके बाद गूंथना है हमारा, और आगे लेसिस है। तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसके नोट्स बना सकते हैं, नोट्स जरूर बनाइए, इससे आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद मैं इसकी शॉर्ट समरी भी ऐड कर रही हूँ, कुछ एमसीक्यू भी हैं, तो आपको वो हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन में। तो मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।